Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। संसद के बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। वहीं 6 अप्रैल तक ये जारी रहेगा सत्र। पहला भाग 13 फरवरी 2023 तक चलेगा, दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को करेंगी संबोधित। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा पेश। सर्वे में मौजूदा वित्त वर्ष का होगा लेखा जोखा। संसद के दोनों सदनों में पेश किए जाने के बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 पर मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन नई दिल्ली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल संसद में आम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र से पहले संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल मौजूद रहे तो विपक्ष के तमाम दिग्गज भी नेता शामिल हुए। सरकार ने इस सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि सरकार नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए है तैयार। बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के इलामराम करीम, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की प्रियंका चतुर्वेदी, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह बैठक में शामिल हुए। हालांकि बैठक में कांग्रेस के नेता मौसम खराब होने की वजह से नहीं आ सके। विपक्ष का कहना है कि वो जनहित के मुद्दे उठाएगा। सत्र से पहले अपनी रणनीति बनाने के लिए एनडीए की भी बैठक हुई। संसद भवन परिसर में हुई इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के घटक दल के नेता भी शामिल हुए। बजट सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। ओम बिरला ने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को और सुगम बनाने के निर्देश दिए। चंडीगढ़ में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक आज दूसरा दिन है। यह कार्य समूह G20 वित्तीय ट्रैक का एक अहम कार्य समूह है और इसका मुख्य ध्यान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे को मजबूत करने पर है। तकनीक पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के इरादे से आज चेन्नई में होगा G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप सेमिनार। इसमें शिक्षा में डिजिटल तकनीकी की भूमिका पर अहम फोकस किया जाएगा। G20 देशों के पहले शिक्षा समूह की बैठक 1 और 2 फरवरी को चेन्नई में होगी। चेन्नई में होने वाली इस बैठक में विशेष रूप से हाइब्रिड शिक्षा के संदर्भ में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगी, जिसमें प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को हर स्तर पर अधिक समावेशी, गुणात्मक और सहयोगी बनाना शामिल है। EDWG की बैठक में क्षमता निर्माण, भविष्य के रोजगार के मद्देनजर आजीवन सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने, अनुसंधान को मजबूत करने और समृद्ध सहयोग एवं साझेदारी के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय में उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव संजय मूर्ति ने कहा कि ये पहला मौका होगा जब सेमिनार में 19 देशों के 69 प्रतिनिधि मंडल हिस्सा लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये अन्य देशों के लिए G20 शिखर सम्मेलन के लिए एक मानदंड स्थापित करेगा। G20 शिखर सम्मेलन की पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक 2 से 4 फरवरी को राजस्थान के जोधपुर में की जाएगी। आयोजित बैठक के दौरान 3 मुख्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। इनमें वैश्विक कौशल, अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा शामिल है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में जर्मनी के प्रतिनिधि मंडल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हमारी बातचीत सतत विकास के लिए कार्यदिशा की पड़ताल पर केंद्रित थी, खासतौर से चक्रीय अर्थव्यवस्था, एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की समस्या का समाधान, वन प्रबंधन तथा जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की क्षमता के विषयों पर बातचीत की गई। केंद्रीय श्रम और
रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि G20 देश दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद के करीब 85% और विश्व की आबादी के लगभग 2/3 का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 बैठकों में सतत और संतुलित विकास के लिए रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर विशेष चर्चा की जाएगी। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह की बैठक 5 से 7 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में G20 सदस्य देशों सहित 150 से अधिक प्रतिभागी होंगे। अमेरिका के दौरे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वाशिंगटन डीसी में इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर पहली उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। डोभाल ने अमेरिकी NSA जेक सुलिवन समेत शीर्ष अमेरिकी नेतृत्व से अहम वार्ता की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका में भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू के साथ भी मुलाकात की। यूएस के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिले ने भी अजीत डोभाल से मुलाकात की। नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। उम्मीदवार 7 फरवरी तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 8 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 10 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नागालैंड में मतदान 27 फरवरी को होगा और मतगणना 2 मार्च को होगी। कुल 13,17,632 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 24,689 नए मतदाताओं की मतदाता सूची में उन्हें शामिल किया गया है। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू होगी। वहीं उम्मीदवार 7 फरवरी तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए 8 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख 10 फरवरी है। राज्य में 27 फरवरी को मतदान और 2 मार्च को मतों की गिनती होगी। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए कल नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई। आखिरी दिन 288 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। राज्य में 16 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को करेंगी संबोधित। कार्यक्रम का विषय सशक्त नारी सशक्त भारत, जिसका उद्देश्य उन महिलाओं की सफलता का मान करना है जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा में उत्कृष्टता प्राप्त की और अमिट छाप छोड़ी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खुलेगा। उद्यान में दर्शक ट्यूलिप के पौधों की 12 विभिन्न किस्में देख सकेंगे। इन पौधों पर ट्यूलिप के फूल अलग अलग चरणों में खिलते नजर आएंगे। अमृत उद्यान करीब 2 महीने के लिए खुला रहेगा। दर्शकों के लिए सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक 6 स्लॉट रखे गए हैं। उद्यान देखने के इच्छुक वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग करा सकते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि कम से कम 30 मिनट का कार्यक्रम राष्ट्रीय महत्व और जनसेवा से जुड़े मुद्दों पर प्रतिदिन प्रसारित करें। निजी टीवी सैटेलाइट चैनलों को 1 मार्च 2023 से इसे लागू करने को कहा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की भोपाल में स्टैच्यू ऑफ वननेस प्रोजेक्ट ओमकारेश्वर की समीक्षा बैठक। कहा ओमकारेश्वर में अगस्त तक स्थापित किए जाएं आदि शंकराचार्य की प्रतिमा। आकाशवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के प्रतीक चिन्ह डिजाइन करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सभी प्रतिभागी 1 फरवरी तक अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं। लोगों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया जाना चाहिए और जिसका उपयोग किसी भी प्लेटफॉर्म पर किया जा सके। विजेता को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस बारे में और विवरण mygov.in पोर्टल पर उपलब्ध है। नई दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से मिशन लाइफ के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। मुंबई में चल रहे एससीओ फिल्म महोत्सव के दौरान इंडियन एनिमेशन हिस्ट्री एंड फ्यूचर पर एक मास्टर क्लास का आयोजन हुआ। इस मास्टर क्लास का आयोजन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता फिल्मकार किरीट खुराना ने किया। उच्चतम न्यायालय पीएनबी धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के बहनोई मेनका मेहता को हांगकांग जाने की अनुमति देने वाले बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करेगा।
उत्तर भारत के कई पर्वतीय इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। मौसम के बर्फीले होने के कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आज भारी बर्फबारी हुई। कई हिस्सों में हुई बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी ने ठंड को और बढ़ा दिया है। राजस्थान के राजसमंद जिले में पश्चिमी विक्षोभ के चलते 2 दिनों से लगातार ओलावृष्टि और तेज बारिश हो रही है। ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। भारी ओलावृष्टि से सड़क पर ओलों की चादर बिछ गई है। राजधानी दिल्ली में शीतलहर जारी होने के साथ साथ आज सुबह कोहरा छाया रहा। धुंध के चलते कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। हाईवे पर पालघर जिला के दहानू इलाके में एक कार और लग्जरी बस के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें जेट एयरवे के पूर्व कर्मचारियों के भविष्य निधि और ग्रेच्युटी बकाये के भुगतान का निर्देश दिया गया था। जापान की प्रमुख वाहन कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने कहा कि उसकी सहायक कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने इस महीने की शुरुआत में 2.5 करोड़ घरेलू बिक्री की आंकड़ा को पार कर लिया है। केंद्र सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना के तहत 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया हुआ है। PFRDA ने एक बयान में कहा है कि इस योजना ने साल 2022 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इस दौरान 1.25 करोड़ नए पंजीकरण हुए जबकि साल 2021 में सिर्फ 92 लाख नए पंजीकरण हुए हैं। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी के छठे दौर में अप्रत्याशित प्रतिक्रिया मिली है। वहीं नीलामी के लिए रखे गए 36 खदानों के लिए कुल 99 बोलियां लगाई गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार परिवहन क्षेत्र के लिए आयात विकल्प, लागत प्रभावी, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी ईंधन को अपनाने की नीति पर आगे बढ़ रही है। पंजाब के कराधान विभाग की GST शाखा ने कर चोरी करने वालों के खिलाफ एक बड़े अभियान में 48 करोड़ रुपए की कथित माल एवं सेवा कर धोखाधड़ी के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया। दूरसंचार एवं प्रसारण नियामक ट्राई ने नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और प्राइम वीडियो जैसे OTT मंचों से जुड़े जटिल कानूनी प्रारूप के आमूलचूल बदलाव के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया है। तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री KT रामाराव ने मेडक में दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली ITC की 450 करोड़ रुपए के निवेश से बने अत्याधुनिक एकीकृत खाद्य विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। बजाज समूह के वित्तीय सेवा कारोबार की होल्डिंग कंपनी बजाज फिनसर्व का एकीकृत शुद्ध लाभ दिसंबर 2022 को समाप्त तीसरी तिमाही में 42% बढ़कर 1,782 करोड़ रुपए रहा। इस साल भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र में गन्ने की फसल खराब होने का असर दिखाई देने लगा है। महाराष्ट्र में चीनी मिलें पिछले साल की तुलना में 45 से 60 दिन पहले गन्ने की पेरोई बंद करने के लिए मजबूर हो रही हैं क्योंकि प्रतिकूल मौसम ने गन्ने की उपलब्धता को कम कर दिया है। मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली चीन की कंपनी Xiaomi के वैश्विक उपाध्यक्ष और भारतीय इकाई के प्रमुख रह चुके मनु कुमार जैन ने पद से इस्तीफा दे दिया। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कहा है कि उसने व्यवसायिक कारणों से IDBI बैंक लिमिटेड की रेटिंग वापस ले ली है। फिनटेक कंपनी रेजरैप के बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म रेजर पे एक्स ने स्टार्टअप के लिए विदेशी मुद्रा सेवा नामक एक नई प्रोडक्ट लाइन में प्रवेश की घोषणा की। यूक्रेन को नहीं मिलेगा अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भेजने से किया इनकार। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ अपने युद्ध के प्रयासों को और मजबूत बनाए रखने के लिए अमेरिका से लड़ाकू जेट की मदद मांगी थी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत में होने वाली G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। ये बैठक नई दिल्ली में 1 से 2 मार्च तक आयोजित होगी। रूसी समाचार एजेंसी तास ने सोमवार को उप विदेश मंत्री एंड्री रोडेंको के हवाले से ये जानकारी दी। अमेरिका की एक शीर्ष राजनयिक ने सोमवार को द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। अमेरिका में राजनीतिक मामलों की उपमंत्री
विक्टोरिया नोलैंड 2 दिवसीय दौरे के तहत रविवार को काठमांडू पहुंची। जो बाइडेन के अलावा 2 पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में भी अनुभवी राजनयिक नोलैंड कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुकी हैं। पाकिस्तान के पेशावर के पुलिस लाइन इलाके में एक मस्जिद में हुए आत्मघाती बम विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है। सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। विस्फोट उस समय हुआ जब दोपहर की नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग मस्जिद में जमा हुए थे। मस्जिद के अंदर लगभग 400 लोग थे। विस्फोट के कारण मस्जिद का एक हिस्सा ढह गया। इस बीच आतंकी गुट तहरीके तालिबान पाकिस्तान को इस हमले का जिम्मेदार माना जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए पीड़ितों का हर संभव उपचार किए जाने के लिए कहा है। उन्होंने हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। वेस्ट बैंक में हालिया तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल और फिलिस्तीन से तनाव कम करने का आह्वान किया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने इजरायली समकक्ष इसहाक हर्जोग से मुलाकात की। पूर्वी ब्राजील में जूनियर फुटबॉल टीम के सदस्यों को ले जा रही एक बस के पुल से गिर जाने से कम 4 लोगों की मौत हो गई। लीमा में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान मरने वाले पहले पेरू वासी के परिवार ने कल उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने माइकोलाइव का दौरा किया, जो कि मोर्चे के करीब एक विदेशी नेता की दुर्लभ यात्रा थी। फ्रेडरिक्सन ने यूक्रेन की अपनी यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की। मानव अधिकार परिषद की बैठक में पाकिस्तान की मानव अधिकार समीक्षा में बोलते हुए जेनेवा में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव पवन बड़े ने कहा कि पाकिस्तान के मानव अधिकार रिकॉर्ड में भारी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनवा में लोगों को राजनीतिक दमन, उत्पीड़न और अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ ही देश की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज हुआ। 13 दिन तक चलने वाले इन खेलों में देश भर के 6000 से अधिक खिलाड़ी 27 खेलों में पदक के लिए जोर आजमाइश करते हुए नजर आए। इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन समारोह में देश भर के कई शीर्ष कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। देश की मशहूर गायिका नीति मोहन ने भी प्रस्तुति दी। वहीं दक्षिण भारत के प्रसिद्ध ड्रम्स शिवामणि और उनके ग्रुप द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रस्तुति 100 लोक कलाकारों के दल द्वारा दी गई। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के बजट में काफी बढ़ोतरी हुई है। और वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में युवा एथलीट्स आज टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, खो-खो, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, बैडमिंटन और बास्केटबॉल में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पदाधिकारी भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टी20 के दौरान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में महिला टी20 विश्व कप विजेता अंडर 19 क्रिकेटरों को सम्मानित करेंगे। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कह दिया है। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। मुरली विजय ने भारतीय टीम के लिए 2018 में आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। इसके बाद से वो टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे। 38 वर्षीय मुरली विजय भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में खेल चुके हैं।
स्टीव स्मिथ ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े सम्मान एलन बॉर्डर मेडल पर चौथी बार कब्जा जमाया है। वहीं वो रिकी पॉन्टिंग और माइकल क्लार्क के साथ संयुक्त रूप से सर्वाधिक बार इस सम्मान को हासिल करने वाले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बने हैं। बेथ मूनी ने दूसरी बार बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार अपने नाम किया। मूनी ने 2021 में भी इस पुरस्कार को अपने नाम किया था। उन्होंने 129 वोट हासिल करके मौजूदा कप्तान मेग लैनिंग को पीछे छोड़ा। भारतीय हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में ओडिशा में हुए हॉकी विश्व कप में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के बाद रीड ने अपने पद से हटने का फैसला लिया। ग्राहम रीड के अलावा एनालिटिकल कोच ग्रेग क्लार्क और साइंटिफिक एडवाइजर मिचेल डेविड पेम्बरटन ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं हॉकी इंडिया द्वारा जारी बयान के अनुसार रीड ने हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की को विश्व कप खत्म होने के एक दिन बाद इस्तीफा सौंपा। तेलुगु अभिनेता और राजनेता नंदामुरी तारक रत्न बेंगलुरु के नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेज में वेंटिलेटर और अन्य सपोर्ट पर हैं। दिन शगनादा और नचदे निसारे जैसे हिट गाने देने वाली सिंगर जसलीन रॉयल ने इस सीजन में शादी करने वाले कपल्स के लिए मैट्रिमोनियल वेबसाइट जीवनसाथी.com के साथ हाथ मिलाया है। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर खान कई फिल्मों के साथ अपने चमकदार करियर में एक नए चरण की शुरुआत कर रही हैं। उन्होंने साझा किया कि आगामी हंसल मेहता फिल्म में उनका कैरेक्टर हॉलीवुड स्टार केंट विंसलेट की मेयर ऑफ ईस्ट टाउन में भूमिका से प्रेरित है। पार्श्व गायक जुबिन नौटियाल और पायल देव एक बार फिर एक प्रेम गीत के साथ आए हैं और जिसके बारे में जुबिन ने कहा है कि ये विशेष है क्योंकि ये एनिमेटेड है। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा जो हाल ही में घोड़े की सवारी करते वक्त घायल हो गए थे, इस समय एक चोट से उबर रहे हैं। इस वक्त वो अपने समय का उपयोग अपने अंदर के लेखक को तलाशने के लिए कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता आदित्य रॉय कपूर जो अपनी वेब सीरीज द नाइट मैनेजर की रिलीज के लिए तैयार हैं, उन्होंने अपने किरदार को लेकर बात की। अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक अपडेट साझा किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि फिल्म चंद्रमुखी 2 के क्लाइमैक्स गाने के लिए रिहर्सल शुरू हो गई है। फिल्म में राघव लॉरेंस मुख्य अभिनेता हैं। अभिनेत्री सुष्मिता सेन की वेब सीरीज आर्या 3 का धमाकेदार टीजर जारी किया गया जिसमें वो एकदम दमदार अवतार में नजर आ रही हैं। अनुराग बसु की मेट्रो इन दिनों की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। फिल्म सिनेमाघरों में 8 दिसंबर 2023 को दस्तक देगी। हम्पी उत्सव 2023 में अपने कॉन्सर्ट के लिए कर्नाटक पहुंचे सिंगर कैलाश खेर पर 2 अनजान लोगों ने बोतल फेंककर हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने वहां के 2 लोकल लोगों को गिरफ्तार किया है। 21 लाख रुपए चीटिंग मामले में शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी को कोर्ट ने राहत दे दी है। कोर्ट ने माना है कि इन दोनों का नाम कंपनी में बतौर पार्टनर नहीं है। वहीं उनकी मां सुनंदा के खिलाफ मामले में कार्रवाई की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही नीचे लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी खबरें पहुंचे आप तक सबसे पहले।